नमस्ते बच्चों। मैं विकास कुमार डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आपने अभी तक पढ़ा नदी का अपर्दन और परिवहन। आज अपन पढ़ेंगे नदी का निक्षेपात्मक कार्य, जो कि नदी अपने द्वारा लाए गए अवसादों को जब कहीं जमा करती है तो उससे निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में अपन आज पढ़ेंगे। नदी द्वारा लाए गए पदार्थ, जिनमें मिट्टी, बालू, पत्थर तथा बजरी इत्यादि को आवश्यकता अनुसार छोड़ती भी जाती है, जिससे मलबे के ढेर बन जाते हैं। निक्षेपण कार्य की उत्पत्ति मुख्यकर तब होती है जब नदी के वेग में कमी हो जाती है। नदी में वेग की न्यूनता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, नदी के ढाल में कमी आ जाए या समतल धरातल की उपस्थिति हो। दूसरा, नदी घाटी का अत्यधिक विस्तार। तीसरा है प्रवाह मार्ग में रुकावट। चौथा है नदी धारा का विस्तार। पांचवा है नदी में मलबे की मात्रा में वृद्धि। अब आप ये चीज समझने का प्रयास करें कि नदी जब अपने साथ अवसाद यानी मिट्टी, बालू, पत्थर वगैरह जब ये लेके जाती है, तब अगर वह ढाल अगर उसका मंद पड़ जाएगा तो उसको परिवहन की शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसलिए अगर ढाल तीव्र है तो उसकी परिवहन की शक्ति क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी और उसका वेग जो है वो बढ़ जाएगा। अगर समतल धरातल की ओर और ढाल में कमी होगी तो वो क्या हो जाएगी? निढाल हो जाएगी और वो मंद पड़ जाएगी। अगर नदी घाटी का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा तो जल जो है वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, तो उसका वेग कम होना निश्चित है। प्रवाह मार्ग में अगर कुछ रुकावटें आ जाएगी तो क्या होगा? नदी जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी गति जो है वो क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। नदी धारा का विस्तार, नदी धाराओं में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो उसका वेग है जो सम्मिलित जल में जो जितनी शक्ति होती है वो धाराओं में उतनी शक्ति नहीं होती है। पांचवा, नदी में मलबे की मात्रा अधिक हो। अगर नदी में मलबे की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? अत्यधिक भार की वजह से आदमी क्या हो जाता है, या नदी जो है, एक सीधी सी अपन कॉन्सेप्ट समझे कि कोई भी भार अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? आदमी की जो चलने की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? मंद पड़ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर नदी के विषय में भी कुछ ऐसा ही है। अब निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में अपन चर्चा करेंगे। पहला, जो नदी से निर्मित जो विभिन्न स्थलाकृति हैं उनमें सबसे पहले जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख। नदी जब पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब ढाल में अचानक कमी आ जाने के कारण नदी का जल जो है वो मंद पड़ जाता है। गति की कमी के कारण नदी पर्वतीय क्षेत्रों से लाए हुए अवसाद या नदभार का और अधिक परिवहन नहीं करती। इसलिए गिरिपद यानी नदी जब पहाड़ों से नीचे उतरकर धरातल पर जो उसका क्या होता है? बेस पॉइंट होता है, या जो उसके नीचे वाला जो भाग होता है पर्वतों का, वो पर ही उनका निक्षेप कर देती है। यानी पहाड़ों के बिल्कुल नीचे की तरफ वो निक्षेप कर देती हैं। कालांतर में निक्षेपित अवसाद गिरिपथ से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाते हैं, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका
कि कैलिफोर्निया, मृद घाटी तथा सान जुआन पर्वत में अनेक जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। मार्सिड नदी कैलिफोर्निया में है, यानी कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में। के जलोढ़ पंख का व्यास 50 किलोमीटर है। नदी का जल जलोढ़ शंकुओं को अनेक धाराओं द्वारा पार करता है और तलछट के निक्षेप द्वारा जलोढ़ पंखों का निर्माण करता है। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक और जलोढ़ की मात्रा कम होती है, वह शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से गंगा के उत्तरी भाग में भावर प्रदेश का निर्माण हुआ है। नंबर 2, प्राकृतिक तटबंध। नदियां निक्षेपण करते समय दोनों तटों पर जलोढ़ों के जमाव से निर्मित बांधों को तटबंध या प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। चूंकि इस तरह के बांध बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा प्राकृतिक द्वारा सृजित होते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। यानी अपने दोनों पार्श्वों पर अवसाद जमा होने की वजह से नदी जो है वो एक तरह से बांध का निर्माण कर लेती है। इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बने हुए। तीसरा, बाढ़ का मैदान। नदी घाटी का वह भाग जहां नदी बाढ़ के समय जलोढ़ का निक्षेप करती है, बाढ़ का मैदान कहलाता है। यह मैदान नदी के दोनों ओर विकसित होता है। इस मैदान में अनेक विसर्प, छोड़न झीलें, दलदल जलोढ़ आदि एकत्र होते हैं। बाढ़ के समय जमा मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। नील, सिंधु, गंगा आदि नदियों के बाढ़ के मैदान अपने उपजाऊपन के लिए विश्वविख्यात हैं। बाढ़ का मैदान अब नदी अपने तटबंध के बाहर जाकर, यानी उसमें जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो अपने तटबंध, जो प्राकृतिक तटबंध है, उनको तोड़कर उन तटबंधों से बहुत आगे तक फैल जाती हैं मैदानी भाग में। तो अपने साथ जो अवसाद, जिसमें वो अपरदित पदार्थ, जिसमें मिट्टी और वनस्पतियों के अवशेष वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं वो जमा कर देती हैं। क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होते हैं और इनमें फसल जो है कि जो पैदावार जो है वो अधिक होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं और विश्व विख्यात है। अगला है डेल्टा। नदी की अंतिम अवस्था, यानी जब नदी अपने अंतिम या उस अवस्था में जिसके बाद वो क्या हो जाती है, बिल्कुल समुद्र में मिलने वाली होती है, उस अवस्था को, जिसको अपन वृद्धावस्था भी कहते हैं, में नदी वेग बिल्कुल मंद पड़ जाता है। इस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे का सबसे बारीक या कोमल पदार्थ सागर में मिलाते समय अपने मुहाने पर त्रिभुजाकार रूप में जमा कर देती है, जिससे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेल्टा अक्षर से हुई है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने पर निक्षेपात्मक स्वरूप के लिए किया था। डेल्टा का आकार तथा गहराई नदी द्वारा निक्षेपित जलोढ़ की मात्रा एवं कणों के आकार, सागरीय तरंगों, ज्वार की तीव्रता, लवणता, जल का तापमान, वर्षा की मात्रा, बाढ़ आदि से प्रभावित होती है। डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं।
नदियों के डेल्टा के निर्माण के लिए समुद्र अथवा झील का होना आवश्यक है। ये डेल्टा निर्माण के आधार हैं। दूसरा, नदी में पर्याप्त मात्रा में जलोढ़क की मात्रा हो। तीसरा, नदी का आकार तथा आयतन भी अधिक होना चाहिए, जिससे लंबे मार्ग से अधिक मात्रा में जलोढ़क का परिवहन करके मुहाने तक लाया जा सके। चौथा, नदी का वेग मुहाने के पास अत्यंत कम होना चाहिए, जिससे निक्षेप समुद्र अथवा झील के किनारे हो सके। पांचवा, स्थिर समुद्र तल डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, तब डेल्टा का विनाश हो जाता है। छठा, नदी जलोढ़क में पाए जाने वाले पदार्थों का आकार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मोटे कण ही सागर तट के समीप जमा हो पाते हैं। महीन कण सागर में तैरते हुए दूर तक चले जाते हैं। सातवां, नदी मार्ग में झीलों की संख्या सीमित होनी चाहिए। झीलों की संख्या अधिक होने पर जलोढ़क की अधिकांश मात्रा इसमें जमा हो सकती है। आठवां, नदी मुहाने के पास समुद्र उथला हो तो डेल्टा निर्माण बहुत अच्छे से हो सकता है। अब है डेल्टा के प्रकार। संपूर्ण विश्व की विभिन्न नदियों द्वारा विकसित डेल्टाओं के आकार, विस्तार तथा संरचना संबंधी विभिन्नताओं के आधार पर उनको निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है आकृति के अनुसार डेल्टा के प्रकार। पहला है धनुषाकार या चापाकार डेल्टा। नंबर 2, पंजाकार डेल्टा। नंबर 3, ज्वारधरमुखी या गतिशील डेल्टा। नंबर 4, खंडित या भग्नाकार डेल्टा। नंबर 5, हृदयाकार या पालीयुक्त डेल्टा। नंबर 6, अग्रवर्ती डेल्टा। नंबर 2, विस्तार के अनुसार डेल्टा के प्रकार। पहला है प्रगतिशील डेल्टा, दूसरा है अवरोधित डेल्टा और तीसरा है परिव्यक्त डेल्टा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।